अब इस नियम को समझना हर छात्र को बहुत जरूरी है। इससे पहले कि रिपोर्टिंग को वो समझे, एडमिशन के इस नियम को हर छात्र और हर अभिभावक, हर एसोसिएट और हर कोऑर्डिनेटर को समझना अनिवार्य होगा। ट्रस्ट की योजना की तरफ से इसी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत 9 सीटों का अलॉटमेंट किया जा रहा है। होगा कि चूंकि ट्रस्ट के पास हर स्ट्रीम के अंदर, हर ब्रांच के अंदर सिर्फ 9 सीटें, तो हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप डीडी बना करके कॉलेज के नाम हॉस्टल की फीस जमा कर दें। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कि ट्रस्ट को कोई फीस आपको नहीं देनी है। रोजमाइन 1000 रुपए की रकम में आपको कॉलेज पहुंचाने का वचन दे रहा है और ये प्रोग्राम सफल भी है और जीवन भर जब तक मेरी जिंदगी है इस योजना को आपके लिए, समाज के हर घर तक पहुंचाने के लिए हर हालत में हम आपके साथ खड़े। कि ट्रस्ट क्यों कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता? लिस्ट सिर्फ दलालों के पास है, लिस्ट सिर्फ माफियाओं के पास है, लिस्ट सिर्फ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के काम कर रहे एजेंटों के पास है। रोजमाइन ट्रस्ट की अलॉटमेंट की प्रक्रिया से पहले एसोसिएट्स के माध्यम से पूरे देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरे भारत के 1400 कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से छात्र काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश भर में जहां ये व्यवस्था कायम करने में हम सफल हैं और इस प्रक्रिया को इस बहुत बुरे समय में, जब जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, बहुत नेगेटिव हो चुके थे, उनको एक राहत मिली है ट्रस्ट की तरफ से और वो अपने जीवन को सफल बनाने का जो सपना देख रहे थे उसकी ओर अब वो छात्र बढ़ चुका है। लेकिन जो समस्याएं एसोसिएट्स को आ रही हैं, जो समस्याएं छात्रों को आ रही हैं, वो क्या हैं? अलॉटमेंट से पहले छात्रों को ये समझना होगा कि 2019 से 2020 अलग है। 2019 में जब ट्रस्ट की तरफ से काउंसलिंग व्यवस्था कायम की जाती थी, चाहे वो किसी सेमिनार हॉल के अंदर की जा रही हो, चाहे वो 101 की जा रही हो, चाहे एसोसिएट के घर में की जा रही हो, चाहे वो देश के किसी भी होटल के कमरे में और सेमिनार हॉल के अंदर की जा रही हो, व्यवस्थाएं बदली हैं। काउंसलिंग की व्यवस्था को समझना होगा, छात्र को भी, अभिभावक को भी और उनके एसोसिएट को भी और कोऑर्डिनेटर्स को भी। बदलाव क्या है? अगर आप इस बदलाव की तरफ देखें, एडमिशन की प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ वो उसकी तरफ अगर आप देखें तो हर साल पिछले 14 वर्षों से जो मैं देख पाया उसमें क्या हुआ, अगर हम 19 की बात करें या आज से 10 साल पहले, 14 वर्ष पहले की बात करें, तो एक बात बहुत साफ थी कि 15 अगस्त को एडमिशन की प्रक्रिया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म में बंद कर दी जाती थी। यानी अगर किसी छात्र को बी फार्मा करना है, बीटेक करना है, एमबीए करना है, किसी भी टेक्निकल कोर्स में जाना है, तो उसे 14 अगस्त की सुबह से लेकर 15 अगस्त की शाम से पहले नामांकन को ले लेना है, अन्यथा उसका 1 साल ईयर गैप हो जाएगा। अब जब ये प्रक्रिया में हम थे 2019 में, तो हम किसी छात्र को कहते थे कि रोजमाइन किसी भी छात्र से 1000 रुपए के अलावा किसी तरह का कोई रकम नहीं लेती है। 1000 रुपया फॉर्म में दे दीजिए और खाने पीने का पैसा कॉलेज में जाके अदा कर दीजिए। पर यह एक ऐसा वक्त है कि छात्र को भी समझना पड़ेगा। ट्रस्ट 2020 में जब नामांकन कर रहा है तो एक समस्या है। ट्रस्ट की योजना में एक दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत के सिलसिले में यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है हर छात्र को,
हर एसोसिएट को, हर अभिभावक को और पूरे देश भर में फैले कोऑर्डिनेटर्स को और देश के हर छात्र छात्राओं को यह समझना होगा कि 2020 में ये अगस्त 15 की जो तारीख है वो बदलकर अक्टूबर की 2020 कर दी गई। यानी तो जो सरकार ने पहली अनाउंसमेंट करी उसमें डेट आई 20 अक्टूबर 2020 विल बी द लास्ट डेट। एडमिशन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2020 को तय हो गई। लेकिन आज का जो ये दिन है बहुत राहत का दिन है, इसलिए ये वीडियो हर छात्र के लिए 2020वीं के नामांकन कराने की उम्मीद रखने वाले हर अभिभावक के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। बच्चों को 15 दिन का समय और बढ़ाकर दे दिया गया है, तकरीबन 20 दिन का समय उनको और मिल गया है। आप इसे देखें तो डेट बढ़ा करके हम लोग ऐसे मान के चल रहे थे कि 20 अक्टूबर अगर डेट है तो 30 तक होगी, 10 दिन बढ़ जाएगी। लेकिन आज जो डेट निकाली गई है सरकार की तरफ से वो है 15 नवंबर 2020। लेकिन समस्या छोटी मोटी आती रहेगी। अगर ट्रस्ट की योजना से आप जुड़कर नामांकन में जाना चाहते हैं तो इस डिफरेंस को समझना भी जरूरी। 15 अगस्त में जब 2019 को नामांकन की प्रक्रिया बंद होती थी, छात्राओं के लिए होता यह था कि वो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक कॉलेज को रिपोर्ट कर देते थे और कॉलेज के पास फिर भी 5 दिन का समय रहता था कि वो छात्रों अगर नहीं पहुंचा है तो उसको नोटिस दे सकते थे और कह सकते थे कि आप ये क्लियर कर दीजिए कि आप कॉलेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पर इस समय ऐसा है कि ट्रस्ट की योजना को समझने के लिए छात्र अभिभावक दोनों को हमें सहयोग करना होगा। ट्रस्ट किसी भी प्रकार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी छात्र से नहीं लेता। 4 रुपए की फोटोकॉपी करा लीजिए और फोटो के साथ आकर के डॉक्यूमेंट के साथ फोटोग्राफ और आधार कार्ड संलग्न कर दीजिए, छाया प्रतिलिपि संलग्न कर दीजिए, फोटोकॉपी जमा कर दीजिए। अब उसकी कीमत क्या है? 5 रुपया है। आज मुश्किल कहां पे है कि अगर छात्र 20 अक्टूबर या 15 नवंबर की निकाली हुई डेट को गौर से देखे तो हमने उसको इस डेट में रिपोर्टिंग करानी है। 15 नवंबर की अगर डेट सरकार ने दी है तो बच्चों को 20 नवंबर तक कॉलेज पहुंच जाना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 5 दिन पहले, 10 दिन पहले रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी करी जाती थी। मैं छात्रों से क्या अपील कर रहा हूं कि आप खुद एक जज बनकर सोचें। ट्रस्ट अगर आपको 20 नवंबर को रिपोर्ट करने कहता है, 15 नवंबर की लास्ट डेट है, अगर छात्र किसी भी प्रक्रिया को समझना चाहता है तो उसे इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी। और ध्यान देने की बात यह है कि एडमिशन की जो प्रक्रिया पूरी करेगी ट्रस्ट, वो स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के नियम के अनुसार करेगी। अब इस नियम को समझना हर छात्र को बहुत जरूरी है। इससे पहले कि रिपोर्टिंग को वो समझे, एडमिशन के इस नियम को हर छात्र और हर अभिभावक, हर एसोसिएट और हर कोऑर्डिनेटर को समझना अनिवार्य होगा। स्टेट काउंसलिंग बोर्ड का नियम कहता है कि एडमिशन अगर किसी भी स्ट्रीम के अंदर 60 सीटों के लिए किया जा रहा है, 60 चाहे वो बी फार्मा के लिए किया जा रहा हो, चाहे बीटेक के लिए किया जा रहा हो, चाहे एमबीए के लिए किया जा रहा हो, अगर सीट की संख्या 60 है तो सबसे पहले इस सीट का बंटवारा 3 हिस्सों में किया जाएगा। 1, 2, 3। पहला हक उसको दिया जाएगा जिस राज्य में इस स्टेट की काउंसलिंग हो रही होगी और छात्र उस राज्य का निवासी होगा। मतलब कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और कॉलेज भी बिहार में ही स्थित है और काउंसलिंग बिहार की बीसीईसी कर रही है, तो ऐसे स्थिति में
42 सीट बिहार के कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यूनिवर्सिटी का नाम अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, ग्रेटर नोएडा में है। ऐसी स्थिति में अगर आपने मैकेनिकल में एडमिशन लेना है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका हक उस कॉलेज में 42 सीटों पर है। इस 60 के बंटवारे में सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करके 9 छात्रों को सीट अलॉट की जाएगी। लेकिन ट्रस्ट की योजना की तरफ से इसी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत 9 सीटों का अलॉटमेंट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है छात्र और अभिभावकों के लिए कि अगर हमने एक बच्चे को 15 नवंबर की डेट दी है और 20 नवंबर को उस छात्र को वहां पहुंचना है, अगर वो एक बच्चा भी नहीं पहुंचा तो हमारे उस संस्थान की एक सीट 4 साल के लिए खाली रह जाएगी। इस इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब ट्रस्ट पूरी फीस की जिम्मेदारी उठा रहा है तो ट्रस्टों से अब ट्रस्ट की योजना को समझने के लिए ट्रस्ट के सारे सदस्य आपसे अपील कर रहे हैं, छात्रों से, कि आप खुद सोचिए कि हम 5 रुपए के कागज पे बिलीव कैसे करें। आपके उस 5 रुपए के जमा कागज पे हम बिलीव कैसे करें और हम ये मान लें, इंतजार करें कि आप कॉलेज पहुंच जाएंगे 20 नवंबर को। इसीलिए हम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि इस सीट की अहमियत को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि चूंकि ट्रस्ट के पास हर स्ट्रीम के अंदर, हर ब्रांच के अंदर सिर्फ 9 सीटें, तो हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप डीडी बना करके कॉलेज के नाम हॉस्टल की फीस जमा कर दें काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद। कितना देना है आपको? अगर खाने पीने की रकम 5,000 रुपया प्रति मंथ है तो 12 महीने में इस राशि को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी राशि आ जाएगी 60,000 रुपए। और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दें आप, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। इसमें 30,000 और 30,000 की राशि आपको 2 बार में जमा करनी। अगर आप मिडिल क्लास के हैं, गरीब बच्चे हैं, तो ट्रस्ट ने इसके लिए और ज्यादा आसान रास्ता बनाया कि आप 4 मंथ, 4 मंथ और 4 मंथ 3 बार में इसको जमा करें। अगर कोई छात्र ये कहता है कि वो 20,000 की डीडी नहीं बना सकता कॉलेज के नाम काउंसलिंग के बाद, तो ट्रस्ट उसको सीट कैसे अलॉट करे? अगर वो अलॉट कर दे तो कैसे 5 रुपए के कागज पे विश्वास करे कि वो छात्र कॉलेज पहुंच जाएगा? ये सवाल हर छात्र के मन में आना चाहिए कि एक कदम आप चलो और एक कदम हम चलें तो साथ में सफर तय किया जा सकता है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ट्रस्ट को कोई फीस आपको नहीं देनी है। रोजमाइन 1,000 रुपए की रकम में आपको कॉलेज पहुंचाने का वचन दे रहा है और ये प्रोग्राम सफल भी है और जीवन भर जब तक मेरी जिंदगी है इस योजना को आपके लिए, समाज के हर घर तक पहुंचाने के लिए हर हालत में हम आपके साथ खड़े। पर क्या आपका विश्वास, इतना तो करना होगा आपको कि आप जो भी सीट आपको काउंसलिंग से अलॉट हो रही है उस सीट की कम से कम 4 महीने की, 3 महीने की हॉस्टल की राशि आप कॉलेज को बैंक के द्वारा डीडी बना के जमा कर दें। ऐसा करना क्यों जरूरी है? हम इससे 90%, 99% कंफर्म मान सकते हैं कि यह सीट वैकेंट नहीं रह जाएगी। हम तब भी बच्चा छोड़ दे इस ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बच्चा 15,000 की राशि जमा करने पर वो कॉलेज ना रिपोर्ट करे,
तो हमारे साथ उसके कोई बॉन्ड पेपर साइन नहीं है, हमारे साथ उसका कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। इसी लक्ष्य के साथ हम उम्मीद लगा करके, उम्मीदों पे बच्चों को यकीन करके सीट अलॉट करते हैं। तो छात्र को भी इतना यकीन करने में मदद करनी होगी ट्रस्ट की कि यदि वो एक 20,000 की डीडी, 15,000 की डीडी कॉलेज के नाम हॉस्टल की बना देता है तो यकीनन वो बच्चा बिल्कुल जाएगा, ऐसा माना जा सकता है 90-99%। तो इस सीट की अलॉटमेंट से पहले छात्र जो हॉस्टल की राशि जमा कर रहे हैं, ये कोई अलग बात नहीं है। अगर कोई छात्र एलकेजी का एडमिशन लेने जाता है, स्कूल में पहले क्लास का एडमिशन लेने जाता है, तो भी इतनी रकम लग जाती है। और आप ये जो राशि जमा कर रहे हैं 20,000, 15,000, वो इस 60,000 में से माइनस कर दी जाएगी। मतलब अगर आपने 15,000 रुपया जमा कर दिया है हॉस्टल की डीडी के माध्यम से, तो डीडी बना करके जब आप कॉलेज को रसीद कट जाएगी 15,000 की, तो आप रिपोर्टिंग के समय अपना रिसेप्शन पे बैग रखेंगे और राशि कितनी जमा करनी होगी आपको? सिर्फ 15,000, क्योंकि आपने 15,000 जमा कर दी। छात्रों को यह समझना होगा कि उन्हें 2 सेमेस्टर में ही पेमेंट करना है। अगर वो इसमें सक्षम नहीं है तो एप्लीकेशन देकर उसको 3 बार में जमा करने का आदेश ट्रस्ट द्वारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े समस्या का, बहुत बड़े सवाल का जवाब इसी लिस्ट के साथ, इसी ग्राफ के साथ उन देश के सभी काउंसलर्स को, उन देश के सभी एसोसिएट को और उन देश के सभी कोऑर्डिनेटर्स को, सभी छात्रों अभिभावकों को दिया जा सकता है कि ट्रस्ट क्यों कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ा सवाल है। हर छात्र बोलता है कि कोई लिस्ट दे दी जाए। लिस्ट सिर्फ दलालों के पास है, लिस्ट सिर्फ माफियाओं के पास है, लिस्ट सिर्फ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के काम कर रहे एजेंटों के पास है। देश की 90% यूनिवर्सिटीज शिक्षा को व्यापार में बदल चुकी हैं। लिस्ट उनका बाजार में प्रचारित है। कैसा? जैसे लक्स साबुन से नहाओ और गोरे हो जाओ। ऐसे प्रचार के माध्यम से जो लोग लक्स साबुन खरीद लेते हैं, उनको बेहतर पता है कि वो उसको लगाने के बाद गोरे हुए कि नहीं हुए। लिस्ट उनके पास है, लिस्ट हम जैसे काउंसलर्स के पास नहीं है। लिस्ट शिक्षा को संवारने के लिए काम कर रहे हम जैसे दीवानों के पास नहीं है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए संकल्प लेने वाली योजना ट्रस्ट की संकल्प योजना के पास लिस्ट क्यों नहीं है? इसका जवाब ये स्टेट काउंसलिंग बोर्ड का नियम दे रहा है। बहुत आसान है समझना। जब 9 सीटें सेंट्रल काउंसलिंग से अलॉट होंगी, 42 सीटें स्टेट की सरकार स्टेट की काउंसलिंग से सीट अलॉट करेगी और 9 सीट सिर्फ ट्रस्ट रोजमाइन अलॉट करेगी। कानूनन पूरे भारत को पता चलना चाहिए, कानून के अनुसार ट्रस्ट सिर्फ 9 सीट ही अलॉट करेगी। तो अगर मैंने कोई लिस्ट आपको दे दी, मैंने आपको दिया कि आपका नामांकन राम कॉलेज में होगा, आपका नामांकन रहीम कॉलेज में होगा, आप मुझसे 10 दिन बाद आए राम और रहीम कॉलेज लेने के लिए, आपको पता चला ये सीट अलॉट हो चुकी है, तो आप क्या मानेंगे? क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि आपका नामांकन राम कॉलेज में हो जाएगा? जब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे सिर्फ 9 सीट अलॉट करने का हक है एक ब्रांच में, तो क्या आप मानेंगे? लिस्ट इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि हर बच्चा लॉगिन होगा और लॉगिन की प्रक्रिया यह कहेगी कि उस स्ट्रीम के अंदर
उस ब्रांच के अंदर इन 9 सीटों में से कितनी सीटें बाकी हैं कि हम उस छात्र का नामांकन उस नंबर पे कर पाए। छात्रों को समझना होगा कि रोजमाइन ट्रस्ट की योजना के द्वारा उनके मन का जो दूसरा सवाल है बहुत ही भयानक है। वो पहली बात मन में होती होगी कि अच्छा, रोजमाइन ट्रस्ट खाने रहने को छोड़कर पढ़ाई की सारी फीस देता है, तो आपके चिंटू मामा, आपके दिल्ली वाले मामा, आपके दिल्ली वाले चाचा और पढ़े लिखे जितने भी बुखरात घर में बैठे हैं, वो आपको दूसरा जरूर एक ऐसा क्वेश्चन मन में डालते होंगे जिससे आपका मन उथल पुथल हो जाता होगा। और उनका सवाल क्या होता होगा कि ट्रस्ट जिस योजना के अंतर्गत आपको पढ़ाना चाहता है, खाने पीने की फीस को छोड़कर आपको पढ़ाई की कोई रकम नहीं देनी, तो वो इस शब्द का इस्तेमाल करते होंगे कि अच्छा, फ्री में पढ़ाई होगी। तो फ्री का माल कैसा होगा? फ्री की चीजें कैसी होंगी? फ्री में उपलब्ध कराया हुआ कॉलेज और संस्थान कैसा होगा? उन चिंटी मामा को, उन दिल्ली वाले चाचा को, उन शिक्षा माफियाओं को कह दीजिए कि ट्रस्ट की योजना गंगा की तरफ पवित्र है। वो इस ग्राफ को देखकर घबरा ना जाएं कि आप कहां पढ़ने वाले। लोगों के आपके सफलता से खुशी नहीं मिलती। आप विफल हैं, आप सफल नहीं हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। आप सफल हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है। रोजमाइन ट्रस्ट की योजना से देश का हर छात्र सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वो कॉलेज उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें 9 सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग से छात्र को सीट अलॉट हुई है। वो कॉलेज अलॉट हो रहा है जिसमें 42 किसी के जिगर के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े का बेटा काउंसलिंग के माध्यम से सीट अलॉट करके पढ़ाई कर रहा है। उन्हीं अमीरों के शहजादों और शहजादियों के साथ किसी गरीब का बेटा ट्रस्ट की योजना से पढ़ने जा रहा है, तो जरूर ये कहना मुमकिन है कि उसे कैसे अच्छा लग सकता है। आपकी तरक्की उसे कैसे अच्छी लग सकती है, तो वो आम के पेड़ के नीचे चौराहे पे काउंसलर बन कर करके ये कह रहा है कि आपको जो सीट अलॉट होगी वो अच्छी नहीं होगी। क्या स्टेट काउंसलिंग बोर्ड का ये नियम के द्वारा अलॉट सीट कि ये 9 बच्चे के लिए टीचर्स अलग बहाल होंगे? क्या स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के नियम अनुसार 9 सीटें जो ट्रस्ट की तरफ से अलॉट की जा रही हैं गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को, क्या वो अपने माथे पे लिख लेंगे कि मैं गरीब हूं? आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट इतना सीरियस है इसको लेकर के कि हम प्रांगण के अंदर में, कैंपस में छात्र छात्रा को रोजमाइन का छात्र करके नहीं पुकारते। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि धर्म, जात, अमीर गरीब की भावनाओं से बच्चा प्रताड़ित ना हो। मैं जानता हूं, जब से ट्रस्ट चला रहा हूं, माफियाओं के कलेजे पे सांप लौट रहा है। मैं जानता हूं, जब से मेरे देश के गरीब अभिभावक अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने में सफल हो रहे हैं, देश के उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जो योजनाओं को सफल देख नहीं सकते। क्या यह स्टेट काउंसलिंग बोर्ड का नियम अवैस अंबर चेयरमैन रोजमाइन ने बनाया है? क्या स्टेट काउंसलिंग बोर्ड का नियम किसी हमारे बोर्ड सदस्य ने बनाया है?
ये सरकारी नियम है और सरकार के उस नियम के अनुसार 9 सीटें ट्रस्ट अलॉट कर रही है। क्या अब भी लगता है आपको कि हम कोई लिस्ट बनाकर आपको दे सकते हैं बिना लॉगिन किए? तो ये जो बहुत ही अच्छी डायनामिक संस्था आपको प्रोवाइड करी जा रही है, इनमें आपके साथ पढ़ रहे छात्र उस राज्य के 42 होंगे। 9 सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग से आएंगे, केंद्र सरकार की काउंसलिंग से आएंगे। उदाहरण के लिए समझ लें आप कि यदि कोई बच्चा AKTU में पढ़ रहा है किसी भी संस्थान में, तो AKTU कॉलेज प्रांगण का मालिक इस 60 सीट पर अपनी मर्जी से 60 एडमिशन नहीं कर सकता, उसे इस नियम को मानना होगा। और इसी नियम के अनुसार मैं रोजमाइन का चेयरमैन आप इन 9 उन बच्चों को उन अमीरों के साथ पढ़ा रहा हूं जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे अपनी इंजीनियरिंग की दुनिया, जो कभी सपने में नहीं कल्पना कर पा रहे थे अपने MBA की दुनिया। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जब ये 9 बच्चा इन 42 बच्चों के साथ कुर्सियों में टेबल पे बैठा होगा क्लास के अंदर, तो इन 42 बच्चों की फीस और इन 9 बच्चों की फीस इस बच्चे से 2 गुनी होगी। ये मेरा वादा है आपको। थैंक यू सो मच। होप यू अंडरस्टैंड कि मेरी योजना क्या है।